हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले आप यहां देख रहे होंगे व्हाट इज एसएससी सीजीएल एंड कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है, मार्केट में जॉब है। एंड आपको करना क्या है कि लास्ट टाइम चल रहा है बेटा, और आपको इस लास्ट टाइम में फॉर्म फिल करना है। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं आती है तो वो फॉर्म फिल करने में आती है। वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं एंड मिस्टेक्स करने के बाद वो ये बार बार जगह जगह पूछते रहते हैं कि सर हमें करना क्या है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं देखते। तो मेरी पहली सलाह यह है कि बेटा नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, देन उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। दूसरी बात ये डियर कि पूरा नोटिफिकेशन मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर है। आप यहां पर अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड चीजों को आप क्लियरिटी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा माय डियर, डेवलपिंग सक्सेस में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। एंड सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से वैकेंसीज कितनी है, जॉब्स कितनी है, किस किस डिपार्टमेंट्स में, तो ये सारी बातों पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा। सबसे पहले आप डिटेल में इसको समझ लें। एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप इसकी बात करें तो जो हम एसएससी की फुल फॉर्म समझेंगे, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया। यानी ये इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती है गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्रीज में आपके कैंडिडेट्स को जो है ना, यहां पर गवर्नमेंट रिक्रूट करती है एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, ये जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट होता है यानी सीजीएल जो हमारा टेस्ट होता है, तो इसको देखेंगे द एसएससी कंडक्ट एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन एनुअली। यानी ये जो एग्जाम होता है ये साल में एक बार होता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेलेक्ट द स्टाफ मेंबर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। ऑल ऑफ दिस विल बी कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो पार्टिसिपेशन होता है या ये जो एक्शन लिया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लिया जाता है। अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको सबसे पहले बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। माय डियर, कुछ समय पहले ये नोटिफिकेशन आया था, अगर आप देखेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट इज 24 जून, यानी 24 जून से 24 जुलाई तक की डेट थी। और अभी कुछ लास्ट समय चल रहा है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जल्दी से फॉर्म फिल कर लो क्योंकि सर्वर जो है वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। और फॉर्म फिल करने का जो सही समय होता है वो रात का समय होता है, यानी 11 12 1 बजे के आसपास अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग एग्जाम के लिए फिल कर रहे हो उसकी जो लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है, वो क्या है? 24 जुलाई। 24 जुलाई, वो भी रात के 11 बजे आपकी जो साइट होगी वो बंद हो जाएगी, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको बता दूं, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी फी पेमेंट के लिए आपको एक दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि 25 तारीख तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी आप अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो इसके लिए आपकी विंडो खुलेगी दोबारा से। एंड ये 10, यहां पर देखिएगा, यहां पर बेटा क्लियरली लिखा है 10/8/2024, यानी आप अगर देखेंगे तो ये 10 अगस्त को विंडो खुलेगी और ये 11 अगस्त तक खुली रहेगी, यानी 2 डेज का आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट आपको जो दी है यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 की, वो आपको दी है सितंबर से अक्टूबर के बीच, कोई भी डेट हो सकती है। अब स्टूडेंट जनरली क्या करता है, अक्टूबर लिखा है तो वो सोच लेता है कि अक्टूबर होगी बेटा, बट वो सितंबर भी हो सकती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच कोई भी डेट हो सकती है। मैं आपको ये पहले ही बता दूं, 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कोई भी डेट हो सकती है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसके लिए जो डेट है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन उसके बाद आप टायर 2 के लिए जाएंगे जो कि दिसंबर में आपको होगा, यानी आपको टायर 1 और टायर 2 के बीच बहुत समय मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए, चीजों को अच्छे से करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखिए,
बहुत कुछ यहाँ पर नया है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको जब एग्जाम देना है तो आप क्या करोगे डियर, हमारे पास सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पर टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आपके डेवलपिंग सक्सेस में। और आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको देंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा डियर। 2000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी जो कि आपकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस एंड स्टेनो सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। अब आपको करना क्या है और समझना क्या है माय डियर, ये वो सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर पोस्ट कौन सी है, ठीक है, पे लेवल क्या है। एंड देखिए यहाँ 44,900 से लेके आपका 1,42,400 तक पे स्केल जाता है, यानी बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है। ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट है और इसके लिए जो एज आपको चाहिए, देखिए हर किसी पोस्ट का मैंने यहां पर मेंशन किया है। अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपकी एज जो होनी चाहिए 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। सेकंड है आपका असिस्टेंट ऑफिसर, ये सारी जॉब्स जो है असिस्टेंट ऑफिसर की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप जाते हैं तो आपकी एज 18 से 30 होनी चाहिए। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर आप जाते हैं तो आपकी एज 20 से 30 होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी एज 20 से 30 होनी चाहिए। एंड लास्ट एएफएचक्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी एज 20 से 30 होनी चाहिए। तो यानी अगर नॉर्मली हम बात करें तो जो एज क्राइटेरिया है वो 18 टू 30 है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत सारी पोस्ट है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी अगर आप आईटी बीटेक बैकग्राउंड से है तो आप ग्रुप बी की इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं जिसमें एज 18 से 30 है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जॉब्स है और ये आपको ग्रुप बी में मिलती है। इसके लिए एज जो है वो आपकी 18 से 30 होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए अगर आप जाते हैं, सीबीडीटी, जैसे मैं देखता हूं अकाउंट्स वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जल्दी इसके लिए ही जाना चाहते हैं और मैक्सिमम बच्चा इसके लिए अप्लाई करता है। तो यहाँ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। एंड इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज यानी सीबीआईसी के लिए अगर आप जाते हैं ग्रुप बी में तो इसके लिए आपकी एज 18 से 30 होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इंस्पेक्टर ऑफिसर अगर आप जाते हैं यहाँ पर प्रिवेंटिव में या फिर इंस्पेक्टर आप बनते हैं एग्जामिनर में, तो इसके लिए भी आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 होनी चाहिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आप अगर इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अगर आप जाते हैं तो आप यहां पर देखते हैं ग्रुप बी में एज क्राइटेरिया 18 से 30 है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो ग्रुप बी में इसकी एज 20 से 30 है। तो अगर आप देखिए एज 18 से 30 है, 20 से 30 है, तो मतलब 18 से 20, 18 से 30 और 20 से 30 के बीच अगर आपकी एज है तो आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखिए इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आपकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एज है। फिर यहां पर देखिए इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एज कितनी चाहिए, 18 से 30। तो मतलब एक बेनिफिट है, अगर आप 20 प्लस है तो आप सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अब देखिए पे लेवल 2 यानी जो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच आपका पे स्केल होता है। सारी पोस्ट मैंने यहां पर आपकी मेंशन की है, आप सारी पोस्ट को यहां पर अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि अगर इंडिविजुअली मैं आपको यहां पर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आप टाइम ही लगेगा, बस ये होगा। बट आपको समझ में यहां पर क्लियरली देखने में आ रहा होगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 18 से 30 है। अब एग्जाम जब बेटा आप फिल करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर प्रेफरेंस क्या दे। तो आप एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा, ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो देखिए और भी बहुत सारी पोस्ट है बेटा, टोटल देखिए 22 हम लोगों ने अभी तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर आप किसी के लिए भी जाना चाहते हैं तो यहां पर बस आपको एक बेनिफिट मिलता है जहां पर आपकी एज 18 से 32 आती है। बट ये जो होता है बेटा, इसका पेपर भी अलग से होता है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो माय डियर, इसके लिए ग्रुप बी में अगर आप जाते हैं तो आपकी एज 18 से 32 होनी चाहिए, बट इसके लिए अलग से आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ऑफिसर अंडर सी एंड ए जी। यहां पर देखिए 29,200 से लेके 92,300 तक आपका पे लेवल 5 लगता है। जैसे ऑडिटर की पोस्ट जो आपकी आती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादातर फिल करते हैं, वो सारी पोस्ट यहां पर है। और इनके लिए देखिए एज जो है वो 18 से 27 होती है, और ये ग्रुप सी की जॉब होती है। यानी आपको 60-70,000 80,000 तक आपको सैलरी बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट में आपको यहां पर मिलती है। तो सैलरी सेकेंडरी पार्ट है बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना आज की डेट में बहुत टफ है। बट अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, चीजों को क्लियरिटी से करते हो, तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है जहां पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पे लेवल 4, जहां पर आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 तक होती है। एंड सारी पोस्ट यहां पे है, जैसे टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको यहां पर दिख रहा है। ग्रुप सी के लिए तो आप टोटल मिला के ये देखिए आपकी 31 पोस्ट यहां पर, 34 पोस्ट यहां पर आपको क्लियरली दिख रही है। एंड यहां पर भी देखिए इन सभी पोस्ट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 to 27 है। तो मैं एक ही चीज जानता हूं बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, चीजों को करना चाहते हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ नोटिफिकेशन यहां पर मैंने क्लियरिटी से दिखाया है। द कमीशन मेक फाइनल अलॉटमेंट ऑन ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट्स, एंड once a post is allotted, no change of post will be made by the commission due to the non फुलफिलमेंट ऑफ एनी पोस्ट। अब मैं आपको इसको थोड़ा हिंदी में समझाता हूं, ये है क्या। माय डियर, मान लीजिए आपने अपनी जॉब का एक प्रेफरेंस दिया, और आपको कमीशन की तरफ से ये क्लियर हो गया कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 आपने प्रेफरेंस दिया, ये मान लीजिए आपने पहला प्रेफरेंस दिया था, दूसरा दिया था, तीसरा दिया था, चौथा दिया था, पांचवा दिया था, एंड आपको अलॉटमेंट यहां पर मिल जाता है सेकंड पोस्ट के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे थे। आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे मान लीजिए आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाती है। अगर ये आपको अलॉट हो गई और आप इन केस किसी वजह से यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाए, चीजों को नहीं कर पाए, या इसके लिए नहीं जाते, तो इसके बाद आपको इनमें से कोई भी पोस्ट नहीं मिल सकती। आप ये ना सोचे कि अगर ये नहीं मिली तो मुझे ये मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्लियरली यहां पर मेंशन किया है, इफ अ कैंडिडेट हैज गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर अ पोस्ट एंड इज सेलेक्टेड फॉर दैट, यानी उसके लिए उसका सिलेक्शन भी कर लिया जाता है। इन दैट केस इफ ही, ठीक है, यहां पर लिखा है फेल्स टू मीट द मेडिकल, फिजिकल एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे तो हिज, यहां पर क्लियरली लिखा है, हिज कैंडिडेचर will be rejected and he will not be considered for the other preference। तो उसका कैंडिडेशन जो है वो आपका क्या कर दिया जाएगा, वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आप दूसरी पोस्ट के लिए फिर नहीं जा पाएंगे। एंड थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने हिंदी में भी बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी है ताकि मैं अपने बच्चों को बहुत क्लियरिटी से यहां पर बता सकूं। यहां पर देखिए, while giving the preference of the post and when dear यहां पर लिखा है required by the commission, the candidate may not that there are a few post like inspector, यानी कुछ पोस्ट हैं जैसे यहां पर दिए, ये सारी पोस्ट आपको दी गई है, इट इज विच हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, यानी जिनके लिए एक स्पेसिफिकली आपको पहले से बताया गया है कि ये मापदंड होने चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर मैंने हिंदी में लिखा है कि द्वारा आवश्यक अनुसार पदों की वरीयता देते समय उम्मीदवार जो है वो ध्यान दे कि कुछ पद हैं जिनके लिए शारीरिक मानकों, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सक मानकों की विशिष्टता आवश्यक होती है। उम्मीदवार को यह पहले सुनिश्चित करना हो चाहिए कि वह ऐसे पद के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाए या दे जिसके लिए बेटा इसको समझ लीजिएगा, आवश्यकताओं को पूरी करता हो। मान लीजिए आप किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकली फिट नहीं है एंड आपने वो फिल कर दी, एग्जाम के बेसिस पे अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है और फिर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और आप वहां पर फिट नहीं पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस,
तो उस केस में बेटा आपको क्या होगा, आपको कोई सीट नहीं दी जाएगी। तो क्या किया जाएगा, आप सोचेंगे सर अच्छा ये नहीं मिल रही तो वो दे दो, ऐसा नहीं होगा बेटा, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है जहां पर ये नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ तो वैसे हो जाएगा, नहीं। अगर अलॉटमेंट हो रहा है आपको और आपके मार्क्स एक किसी पोस्ट के लिए आ रहे हैं और आप वहां फिट बैठ रहे हो, बट आप इन सब क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे, तो आपसे वो पोस्ट छीन ली जाएगी, यानी सिलेक्शन होने के बाद भी, एग्जाम क्लियर होने के बाद भी आपको फाइनल अलॉटमेंट नहीं होगा। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी होगी। और देखिए यहां पर नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप के लिए मैंने आपको क्लियरली बोला है, यहां पर मेंशन किया है, अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, अगर आप नेपाल से हैं और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी इन 3 केसेस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए दूसरी चीज, अगर आप भारतीय मूल जैसे यहां लिखा है भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों में केन्या, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य है, पूर्व में देखिए तंगानिका और गांजीबार, जाम्बिया, मालदीव यानी मलावी, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, तो ऐसा कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकता है। तो देखिए कितने सारे लोगों को यह दिया जा सकता है। अब देखिए सेकंड केस क्या था 4.2, अगर आप देखेंगे तो ये था सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के केस में आपको क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर क्लियर लिखा है, बस शर्त है कि उपरोक्त श्रेणियों में से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति हो जिसके पास भारत सरकार द्वारा पात्रता या प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। तो माय डियर, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, बाहर से हैं, या यहां पर कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो उस केस में आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप उन पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये बात वैसे तो आप जनरली अगर देखें तो सारे बच्चे जो होते हैं वो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट इंडिया से ही होता है, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एज लिमिट पे। माय डियर, एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2024, 8 मतलब अगस्त, 1 अगस्त 2024 को जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए, देख लीजिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो उसके लिए क्या होगी एंड किस किस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27, यानी कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए जो आपकी एज है वो 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर सेकंड, देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है 2 अगस्त 1997, 1997 से पहले अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और इसके बाद आपका बर्थ ना हुआ हो, यानी 1 अगस्त 2006 के बाद, यानी आपका जो बर्थ है इन 2 डेट्स के बीच में हुआ हो। दूसरा, फॉर द पोस्ट, देखिए यहां पर लिखा है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 20 to 30, यानी अगर आपके लिए मतलब किसी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 20 से 30 है तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, यानी उसका अगस्त 1994 से पहले उसका बर्थ ना हुआ हो और 1 अगस्त 2004 के बाद उसका बर्थ ना हुआ हो। अच्छा, अब जिन पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि जहां पर एज क्राइटेरिया जो है वो 18 to 30 है, तो कैंडिडेट का बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले ना हुआ हो और 1 अगस्त 2006 के बाद ना हुआ हो, यानी इन 2 डेट्स के बीच में बर्थ हो। अगर एज क्राइटेरिया 18 to 32 है तो याद रखिएगा आपका बर्थ 2 अगस्त 1992 से पहले ना हुआ हो और यहां पर 1 अगस्त 2006 के बाद ना हुआ हो, यानी इन 2 डेट्स के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। माय डियर, यहां पर हमने लिखा है कैटेगरी आपको मेंशन की है एंड एज रिलैक्सेशन आपको क्या है। जर्नल के लिए मैंने आपको बताया वो जितनी भी एज थी वो जर्नल कैटेगरी के हिसाब से थी, मगर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी से है तो आपको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी से है तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम है तो आप याद रखिएगा 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द, यहां देखिए मिलिट्री सर्विसेज, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो आपको ये भी रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है, यानी
जो लोग डिफेंस से आते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, आर्मी से आते हैं, तो उनको भी रिटायरमेंट लेने के बाद 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है ताकि वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर सके और एसएससी का एग्जाम निकाल सके। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्पिटैलिटी विद एनी, यहाँ देखिए फॉरेन कंट्री, तो आप उस केस में भी क्या है 3 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन आपको मिलती है। फिर यहां पर भी दिया है डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन, तो उस केस में आपको क्या होता है 8 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो माय डियर, तो एज रिलैक्सेशन क्या है ये पूरा कंप्लीटली हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, समझाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय who have rendered not less than 3 years regular and continuous services, तो उस केस में आपको अप टू 40 इयर्स ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए यहां पर सारे क्राइटेरिया हमने मेंशन कर दिए हैं। अगर विडो है, डाइवोर्सी है, वुमेन है, ठीक है, जुडिशियल एंड सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उस केस में भी देखिए अप टू 35 इयर्स ऑफ एज आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऐसे ही आपको ऊपर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय एससी एसटी हु हैव रेंडरली नॉट less than 3 years regular and continuous services as on closing date for receipts of application, तो उस केस में आप अप टू 40 इयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 45 इयर्स सॉरी, ठीक है। विडो, डाइवोर्सी, वुमेन, एंड यहां पर लिखा है एसटी एससी के केस में अगर आप हैं तो आप 40 इयर्स की एज तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है वो कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से सबसे ज्यादा आई हैं। अब आप कहेंगे सर 2022 में भी आई थी, बट इसमें अप्रॉक्स बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जो पोस्ट ऑफिस वाली थी, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो वो भी पोस्ट 7-8 हजार के आसपास ही थी। बट 18 से 24 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको यहां पर मिल रही है सीजीएल में। सीजीएल में आपको 17,727 अप्रॉक्स वैकेंसीज इस बार मिल रही है। अगर प्रीवियस 2018 से देखोगे तो अभी तक सबसे ज्यादा है। तो अब आप एक चीज और समझिए बेटा, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई बहुत ही एक्यूरेट बताई हैं और बहुत ही चीजों को समझदारी से आपको यहाँ पर बताया है। अब एक चीज समझनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहां पर लिखा है इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो आपके या तो वो हो या ये हो। अच्छा, अगर आप देखिए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, तो देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, एंड फिर यहां पर लिखा है वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड university or institute. The candidate must have studies statistics as a subject in all the 3 years or all the 6 segments, sorry, यहां पर लिखा है all the 6 semesters of the graduation course, यानी ग्रेजुएशन कोर्स में उसने सारे सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, देखा हो और समझा हो। तो माय डियर, अगर आप देखते हैं कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए एग्जाम भी अलग से होते हैं, आपको अलग से पढ़ना भी होता है, अलग से समझना भी होता है, तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपके पास होनी चाहिए तभी आप उनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए रिसर्च असिस्टेंट के लिए इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए यानी एनएचआरसी के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च के एक्सपीरियंस होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड दूसरी चीज ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है आपको, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो ये होना चाहिए आपके पास। एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का। ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दिया डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑल अदर पोस्ट की बात करेंगे तो माय डियर, जो उम्मीदवार अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनके पास कट ऑफ डेट यानी जो लिखी है ना यहाँ पर, वो लिखी है 1 अगस्त 2024, यानी इससे पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन में बैठ भी गए, हाँ, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, इस डेट के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं,
बट आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, और आप जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो इस डेट के बाद के अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अब सबसे पहली चीज ये आती है, देखिए बहुत लिखा हुआ है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो माय डियर, जो न्यू वेबसाइट है उसका लिंक मैंने यहां पर आपको दिया है, जो कि एसएससी की न्यू वेबसाइट है, आप जिस पे जाकर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करते समय विशेष ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपने अपना नाम सही लिखा या नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, यानी सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना होगा। आपकी जो परसेंटेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर जो आप फिल कर रहे हैं, वो जो नंबर, जो रोल नंबर, जो चीजें आपकी वहां पर आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे रही है या आपके डॉक्यूमेंटेशन में रही है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर आप उसका नंबर फिल कर रहे हैं तो प्रॉपर फिल कीजिएगा। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो गलत हो जाएगा। फादर का नेम अगर मान लीजिए राहुल कुमार शर्मा है, तो अगर आपने राहुल शर्मा लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, बेटा राहुल कुमार शर्मा लिखिएगा। यानी यही चीज होती है जहां मिस्टेक्स होती है, स्टूडेंट्स लास्ट में प्रॉब्लम में आता है, सर करेक्शन करना है, सर कैसे करना है, सर कैसे ना करूं, परेशान होता रहता है। तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इन चीजों के लिए आप पहले से बेटा दिमाग में अपने फिट कर लीजिए बातें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास पहले से, देखिए यहां लिखा है, मौजूद अपनी तस्वीर होनी चाहिए। देखिए अब तस्वीर के बारे में मैं आपको बता दूं तो जो फोटो होती है उसका एक मापदंड होता है, यानी आपको बताया जाता है वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बेसिस पे ही बेटा आप एक चीज याद रखिएगा, फोटो आपकी ब्लर ना हो, फोटो में आपने कैप ना पहने हो, या चश्मा ना लगाया हो, ये सारी चीजें आपके पास पहले से क्लियर होनी चाहिए, ताकि फोटो जो भी हो एक्यूरेट, बहुत पुरानी फोटो ना हो तो उस केस में भी आपका रिजेक्शन हो सकता है आपको एग्जाम में ही ना बैठने दिया जाए। तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि डियर आपको क्या क्या चीजें करनी है, और एक अच्छा प्लेस आपको ढूंढना है जहां पर आपकी फोटो क्लिक हो। मैं कहता हूं स्टूडियो में जाके क्लिक कराना बहुत बढ़िया बेटा, फिक्स वो होता है, फोटो क्लियर होता है और बहुत अच्छे से वो अपलोड भी हो जाएगा। बस उसका केबी कम कराना होगा आपको, वो आप गूगल से जाके कर सकते हो। और कैमरा जो है ना बेटा, आप देखिएगा आपकी आईज ओपन हो, आईज ऐसा ना हो क्लोज हो कैमरा फोटो लेते समय, और पोजीशन जो है ना वो बहुत ही अच्छी हो। अच्छा एक चीज और है, अगर आप देखोगे तो एक चीज और आई है, यहाँ पर मैं अनाउंस करना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपने पहले से फोटो नहीं ले रखी है तो वहां पर ऑन द स्पॉट फोटो क्लिक करने का एक ऑप्शन है। बट एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये फोटो का फ्रेम है, इस फोटो के फ्रेम में लाइक इस तरह से कोई फ्रेम बना होगा, लाइन बनी होगी, तो आपको उसी के अंदर फिट होना है, यानी आपका चेहरा उसके अंदर फिट होना चाहिए, तभी आप फोटो क्लिक कीजिएगा। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिनको मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है, और मैं बता दूंगा तो बेटर रहेगा। अच्छा, ये वही सब है बेटा जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्स नहीं लगे होने चाहिए, कैप नहीं लगी होनी चाहिए, इन चीजों का आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होता है, देखिए यहां पर भी क्लियर लिखा है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। मेरा सजेशन रहेगा, और फॉर्म में भी लिखा रहता है कि आप जो रिव्यू का ऑप्शन आता है आप उसको देखें एक बार, और फाइनल सबमिट करने से पहले उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट करने के बाद पेन से क्रॉस चेक करें, एंड क्रॉस चेक करने के बाद ही आप फाइनल सबमिशन करें, ताकि आप कोई किसी भी तरह की गलती ना करें। तो ये चीजों का बेटा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। यानी फॉर्म जो हमें फिल करना है बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से करना है बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया, जो आपके सिग्नेचर होंगे वो जेपीईजी एट जेपीजी फॉर्म उसमें होने चाहिए, एंड इसका जो साइज होना चाहिए वो 10 to 20 के बी होना चाहिए। इमेज का जो डायमेंशन है वो भी मैंने दिया है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 2 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, उम्मीदवार को इस देखिए स्कैन किए गए हस्ताक्षर, तो वो भी क्या है ना बेटा 10 to 20 केबी में अपलोड करने हैं, उसका भी साइज मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो याद रखिएगा वो 10 to 20 केबी के बीच आपके पास होना चाहिए। फोटो का एक बार देख लेना दोबारा से कि 10 to 20 केबी है या 20 to 50 केबी है, क्योंकि फोटो का बहुत बार 20 to 50 केबी होता है, एंड सिग्नेचर का 10 to 20 केबी होता है। तो अपलोड कर देना अच्छे से। अच्छा एक चीज और, यहां पर देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2024 रात 11 बजे। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
देखिए यहाँ पर लिखिए अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं एसएससी की तरफ से। बेटा बाद में आप लोग कहते हो सर सर्वर डाउन था, सर्वर डाउन था। कोई सर्वर डाउन नहीं होता। सर्वर डाउन तब होता है जब आप देरी कर देते हो। शुरुआत में जल्दी से, मैं कहता हूँ बहुत शुरुआत में नहीं, लेकिन अगर 10-15 दिन पहले भी फॉर्म फिल कर लेते तो बेटर रहता है। अभी भी टाइम है, फिल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे आयोग उन उम्मीदवारों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो उपरोक्त कारणों से आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए। डियर, अगर आप एक चीज समझ लो कि आप फॉर्म फिल करने गए, फॉर्म फिल नहीं हुआ, आप कर रहे हो, ट्राई करो, बट अगर ये प्रॉब्लम एसएससी की साइड से, आयोग की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि भाई सर्वर उनकी तरफ से दिक्कत कर रहा था, आप लोगों की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस केस में शायद आपको टाइम मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए 1-2 दिन का। बट ऐसा मुश्किल है। मैं कहता हूं क्यों हमें ये नौबत आने देनी है, हमें पहले से फॉर्म फिल कर लेना है और अच्छे से करना है। अच्छा, अभी हम लोग क्या चलते हैं, देखिए फीस की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन फी। तो बेटा हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो फी होती है ये 100 रुपीज होती है फॉर जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए। अगर आप वुमेन हो उस केस में एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, तो इन सब के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पेमेंट के लिए आपको क्लियरली बोला है कि पेमेंट आपकी लास्ट डेट है 25 जुलाई 2024। एंड पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, रुपए क्रेडिट कार्ड से करते हो, मास्टर कार्ड से कर सकते हो, एंड यूपीआई से, भीम से, इन ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, तो आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। चलिए यहां क्या लिखा है, डियर यस। तो यहां पर देखिए फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका 2 डेज के लिए विंडो खुलेगा, जो कि विंडो खुलेगा आपका 10 अगस्त 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 तक। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो अपना फॉर्म। बट यहां पर एक चीज समझ लेना बेटा, यहां पर कमीशन ने क्या किया है कि अगर आप करेक्शन के लिए जाते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो बेटा पहली तो ऐसी नौबत ना आए, अगर नौबत आ रही है तो करेक्शन करते समय आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। और मान लीजिए करेक्शन करने के बाद आपने सबमिट कर दिया और उसके बाद भी करेक्शन की नीड पड़ी, तो विंडो तो खुली है 2 दिन, दोबारा आपको मौका मिल जाएगा, बट फिर से आपको क्या पे करना पड़ेगा, 500 रुपए। तो ये 200-500 रुपए आपको ना पे करने पड़े, इसके लिए आप अच्छे से फॉर्म फिल कर देना। और ये सब बातें कोई बताता नहीं है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो डियर आप इसको देखिए, टीयर 1 जहां पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट आपको मिलता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। जब टायर 2 में आप आते हो तो आप देखिएगा 130 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, और इसके जो मार्क्स होते हैं 390 होते हैं, और 120 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलता है। फिर देखिए यहीं पर टायर 2 में एक कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मिनट के होते हैं। बेटा इसका केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। फिर इसके बाद आपका डेटा एंट्री टेस्ट होता है 15 मिनट्स के लिए, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट आपको एक स्पीड चाहिए होती है 2000 मतलब वर्ड्स, सॉरी लेटर्स आपको यहाँ पर टाइप करने होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीयर 1 में क्या क्या आता है। तो माय डियर टीयर 1 में 4 सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड इंग्लिश। तो माय डियर हर किसी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और 1 आवर का टाइम मिलता है आपको। एंड कुछ केसेस में आपको 1 आवर 20 मिनट्स का मिलता है, जैसे 7.1, 7.2, 7.3। आप इसको एक बार फॉर्म में देख लेना, जब आप फिल करना तो उससे पहले आप देख लेना। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, आप यहाँ पर स्कोर अच्छा कर सकते हैं रीजनिंग में, अगर आपकी जीएस अच्छी है यहाँ कर सकते हैं। इंग्लिश आसान होता है, मैथ भी बच्चों को अगर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी कर लोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्जाम का। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका मेन सिलेक्शन होता है वो सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। यहाँ पर देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 मार्क्स का हो जाता है। एंड देखिए वेटेज जो है वो पूरे पेपर में इसका 23% है, दोनों का 23 इसका 23 इसका, और यहाँ पर देखिए 1 घंटे का ही पेपर होगा। जब आप सेकंड सेक्शन में जाते हो, मॉड्यूल 1 और 2, इसमें आता है इंग्लिश एंड जर्नल अवेयरनेस, जहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं एंड जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। देखिए, और ये 135 मार्क्स और ये 75, यानी आपके पास अच्छा मौका है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है
तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो यहाँ इंग्लिश का वेटेज 35% है, एंड यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का वेटेज जो है वो आपका कितना 19%। तो इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 1 घंटा सेक्शन 1 मॉड्यूल 1-2 के लिए, सेक्शन 2 के लिए भी आपका टायर 2 में आपको 1 आवर मिलता है। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पर बतानी है और बहुत समझने की जरूरत है आपको डियर, यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 390। आप याद रखिए 390 में से अगर आप 320 के आसपास या इससे ऊपर ले आते हो तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं सिलेक्शन के। फिर जब हम सेक्शन 2 में जाते हैं, यानी सेक्शन 3 यहाँ पर आता है, जिसमें मॉड्यूल कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज टेस्ट होता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 60 मार्क्स का हो गया, क्वालिफाइंग नेचर है, 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मुझे लगता है बहुत है, क्योंकि पढ़ना है और आंसर करना है। वही मॉड्यूल 2 में आते हैं डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, आपका 1 डेटा एंट्री टेस्ट होता है, तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, थोड़ा समझ लेते हैं। डेटा एंट्री में आपको क्लियरली मैंने यहाँ पर बताया 2000 आपको क्या करना है कि डिप्रेशन करना है, यानी आपको 2000 टाइम्स आपको लेटर टाइप करना है, वो भी बेस्ड ऑन ऐसे जो भी आपका दिया गया होगा। ये स्किल टेस्ट होता है बेटा, ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है बस। माय डियर फैकल्टी को सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तो उसको अपने फोटो और इनमें से कोई दो आप ये समझिए आईडी प्रूफ ले जाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप कोई भी दो आप ले जा सकते हो। और याद रखिएगा जो आपने फॉर्म फिल किया है उस पे जो नंबर पड़ा हुआ है और जो आप आईडी प्रूफ ले जा रहे हो उस पे जो नंबर पड़ा है वो सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग होता है तो उस केस में आपका एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था जो मुझे आपको समझाना था। एंड नेक्स्ट आप सबसे पहली चीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप क्या करिए, लिंक आपको दिया है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्लासेस के लिए, रीजनिंग क्लासेस के लिए, मैथ क्लासेस के लिए, जीए जीएस क्लासेस के लिए, इंग्लिश क्लासेस के लिए, डेवलपिंग सक्सेस में। थैंक यू एंड गुड लक।